नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे भू कानून पास लंबे समय से थी आस। उत्तराखंड की धामी सरकार के नए भू कानून पर राजभवन ने भी मोहर लगा दी है। अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 अधिनियम 2025 को विधिवत लागू कर दिया गया है। इस कानून के लागू होते ही प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में कृषि उद्यान के नाम पर बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे। दूसरे राज्य के लोगों के लिए प्रदेश में नगर निकाय सीमा से बाहर सिर्फ 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद की व्यवस्था पहले जैसी है, लेकिन नियम को सख्त बना दिया गया है। उत्तराखंड में संशोधित भू कानून के लागू होते ही हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में कृषि उद्यान के लिए जमीन खरीदना प्रतिबंधित हो गया है। राज्य में व्यावसायिक निवेश के लिए जमीन खरीद सकेंगे, लेकिन कड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। नगर निकाय सीमा से बाहर दूसरे राज्य के लोग केवल 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकेंगे और रजिस्ट्री कराते वक्त खरीदार को शपथ पत्र जमा कराना होगा। शपथ पत्र का उल्लंघन होने पर जमीन को सीधे जब्त किया जाएगा। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि धामी सरकार का ये बहुत ही लचीला भू कानून है, जिसे सख्त भू कानून की मांग देवभूमि के लोग कर रहे हैं, वो नहीं है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि इस विधेयक के तहत सरकार ने राज्य में निवेश के लिए भूमि लेने की मानक तय किए हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, उद्योग, होटल आदि के लिए अब से सख्त प्रावधानों के साथ ही जमीन उपलब्ध होगी। इन कार्यों के लिए कृषि उद्यान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य में जिन लोगों के पास 2003 से पहले जमीन होने की स्थिति में ही भू कानून के कड़े प्रावधान से राहत मिल सकेगी। बिना मंजूरी लेकर पूर्व में जमीन खरीदने वालों की जमीन को जब्त कर लिया जाएगा। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी जमीन को खरीदने के लिए राज्य स्तर पर अनुमति लेना जरूरी हो गया है। इस विधेयक के जरिए सरकार जमीन खरीदने के बजाय लीज पर लेने को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी उत्पादन, बेमौसमी सब्जियों, औषधीय पादपों, मसालों के उत्पादन, पौधारोपण, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, पशुधन प्रजनन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, कृषि फल प्रसंस्करण, चाय बागान, वैकल्पिक ऊर्जा परियोजना को जमीन लीज पर 30 साल के लिए दी जा सकेगी। वो हमारा संकल्प था, हमने वचन दिया था कि हम राज्य की जनता के सामने हमने हमेशा कहा था कि हम सशक्त भू कानून लाने की दिशा में हम काम करेंगे और हमने अपना जो वचन था उसको पूरा किया है, हमने आगे बढ़ाया। आज प्रदेश का जो भू कानून है बहुत ही लचीला भू कानून है। उन्होंने नगर निगम के सारे क्षेत्र छोड़ दिए, देहरादून छोड़ दिया, हरिद्वार छोड़ दिया, ऊधम सिंह नगर छोड़ दिया, नगर निगम के सारे क्षेत्र छोड़ दिए। उसमें जो भू माफिया है उनको खुला संरक्षण सरकार का प्राप्त है और वो कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं। सिर्फ कुछ पंचायतों में उन्होंने छोड़ रखा, लेकिन इस प्रकार के जो भू कानून है वो बिल्कुल लचीला भू कानून है। इससे जो भू माफिया उनको संरक्षण मिल रहा है और इस दिशा में कुछ और ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश की भूमि को संरक्षित किया जा सके। यहाँ के किसानों को किसान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई योजनाएं लेके आ सके। आज तो भू माफिया पूरे प्रदेश के अंदर आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरतों के लिए भी अन्य प्रदेशों के लोगों को कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन खरीद पाएंगे। वहीं सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर भी लगाम लग सकेगी। भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि धामी सरकार का ये लचीला भू कानून है, जिसमें देहरादून का नगर निगम छोड़ दिया, हरिद्वार छोड़ दिया और ऊधम सिंह नगर छोड़ दिया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि लंबे समय से उत्तराखंड वासियों की मांग रही है कि प्रदेश में सख्त भू कानून लागू किया जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने धरातल पर उतारा और राज्यपाल ने उस पर मंजूरी दे दी है। जो राज्य में सख्त भू कानून की बात है वो तो है ही नहीं। ये जो बीजेपी सरकार का वर्तमान सरकार धामी सरकार ने जो एक ये ऐसा प्रोपगंडा, एक लॉलीपॉप इस प्रकार के जनता के बीच गुफा फेंका है कि इसको तो हम सख्त भू कानून मानते ही नहीं है। ये सख्त भू कानून अगर पास हो भी जाएगा तो इसको विरोध में जनता फिर सड़कों पे आएगी। और उत्तराखंड क्रांति दल का तो जो मानना है, जो उन्होंने शुरू से राज्य बनने से पहले से उनके सख्त भू कानून के प्रति जो अवधारणा रही है उस पर कायम है और उस पर कायम रहेगी और उसको लागू करने के लिए अपना सतत प्रयास हमारा जारी रहेगा। देखिए, काफी लंबे समय से उत्तराखंड वालों की
ये मांग रही है कि सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाए। इसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धरातल पर उतारा और राज्यपाल ने इस पर मंजूरी जो दी है, उससे पूरे राज्य में एक खुशी और हर्ष का माहौल है। और सबसे ज्यादा हर्ष का विषय ये है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के इस दर्द को, इस चीजों को, इस मांग को समझा और सख्त भू कानून यहाँ पर लागू किया। जिस प्रकार से उत्तराखंड में एक से एक ऐतिहासिक फैसले लेने वाले ऐसे मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो यह दर्शाता है कि ऐतिहासिक फैसले लेने वाले पहले मुख्यमंत्री के नाम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बनने जा रहे हैं। बहरहाल जिस भू कानून की मांग देवभूमि की जनता लंबे समय से कर रही थी, उसी पर धामी सरकार का ये सख्त भू कानून कितना खरा उतरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, शांति भट्ट जी हमारे साथ में केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से जुड़ चुके हैं। आगे और मेहमान जुड़ेंगे, शिव प्रसाद सेमवाल जी जुड़ेंगे, अध्यक्ष राष्ट्रीय ओरिजिनल पार्टी की ओर से, प्रदीप कुकरेती जी राज्य आंदोलनकारी, प्रांजल नौडियाल साहब भी जुड़ेंगे, सचिव भू कानून संघर्ष समिति की ओर से। फिलहाल मौजूद सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। जपेंद्र जी के साथ में शुरुआत करना चाहेंगे। जपेंद्र जी, लंबे वक्त से आस थी, पास हुआ भी, लेकिन शिकायतों के साथ में प्रदेश की जनता भी कह रही है कि वो वैसा कानून नहीं है जैसा वो चाहते थे। क्यों आखिर? देखिए, पर्वतीय जिलों में डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए और बाहरी व्यक्तियों के लिए भूमि और उद्यान के नाम पर जो एक मनमर्जी थी, उसे नियंत्रित करने के लिए इस भू कानून की व्यवस्था करनी आवश्यक थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। जिला देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर का तो डेमोग्राफिक चेंज कांग्रेस पहले ही कर चुकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा इतनी है कि भविष्य में इस चेंज को रोका जाए। पर्वतीय जो हमारा उत्तराखंड है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को, विरासत को, धरोहर को संजोने के लिए और उसे बचाए रखने के लिए जिस तरह के कानून की आवश्यकता थी, वो कानून लाया गया है। राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर इस पे कई बयानबाजियां होंगी, क्योंकि अगर नहीं होंगी, सरकार द्वारा लाए हुए कानून और चीजों को अगर इसी तरह से स्वीकार लिया जाएगा और राजनीतिक दल और विपक्ष उसकी आलोचना ही नहीं करेगा, तो फिर तो ये लोकतांत्रिक राजनीति के मापदंड ही नहीं हुए। ठीक है, उनकी आलोचना को भी हम स्वीकार करेंगे, उनके जो तथ्य हैं उन पे भी पहले भी ध्यान दिया गया है, भविष्य में भी देंगे। लेकिन 11 पर्वतीय जिलों को सुरक्षित रखने के लिए, डेमोग्राफिक चेंज से बचाने के लिए, उद्यान के नाम पर भूमि का और बाकी चीजों में उसका व्यावसायिक रूप से उसका दुरुपयोग रोकने के लिए एक सुनियोजित ढंग से प्रदेश आगे बढ़े और विकास की दृष्टि से पर्वतीय जनपद आगे बढ़े, ये कानून लाया गया है। बहुत अच्छा कानून है, लेकिन उसके बावजूद जो 3 जिलों की बात हो रही है, उसे नियंत्रित करने के लिए जो सरकार कर सकती है, सरकार कर रही है। कानून के माध्यम से भी, शासन प्रशासन के माध्यम से भी, पॉलिसीज के माध्यम से भी, क्योंकि 25वीं वर्षगांठ है और इस 25वीं वर्षगांठ में उत्तराखंड को एक संपूर्ण विकसित राज्य की तर्ज पर परिवर्तित करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, संगठन का एजेंडा रहा है। तो उस एजेंडे को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि हम जिस तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, हम निश्चित तौर पर उत्तराखंड को एक अग्रणीय राज्य की पंक्ति में स्थापित करने में सफल होंगे। ठीक है, आशीष सैनी जी कुछ कहना चाहेंगे? लंबे वक्त से इंतजार था, लेकिन अभी शिकायतें क्यों आखिर? कमी क्या रह गई? नहीं, इसमें जो भूमि कानून अभी जो राज्यपाल महोदय ने पास किया है, उसमें कोई कमी नहीं है, वही पिछले वाला कानून है और उसी को दोबारा पास कर दिया। इसमें केवल एक शब्द जोड़ा गया है, वो है सख्त। यानी पहले ये भूमि कानून था, अब ये सख्त भूमि कानून है। और इसमें एक अंतर किया है कि सबसे अधिक भूमियों की बंदर बाट है, लूट खसोट है, जिसको सबसे अधिक खतरा है जहाँ की कृषि भूमि को बाहर के लोगों से खरीदने के लिए, वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर इन्होंने बाहर कर दिया है। यानी कुल मिला के ये जो मलाई है इन्होंने सड़क पर फेंक दी और जो छाछ है उसे लेकर अभी सख्त भूमि कानून बना रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में नगर निगमों में जो शामिल जमीनें हैं, उसमें आप 250 मीटर से अधिक की खरीद कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। तो बहुत सारे नियम ऐसे बना दिए कि आप जो चाहें वो करें, हम सब आपके साथ हैं। आप डेमोग्राफिक चेंज का एक शब्द बोला जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी जी ने, डेमोग्राफिक चेंज तो ये जम्मू कश्मीर में भी लाना चाह रहे थे।
अपने भारतीय जनता पार्टी के उन भक्तों को जरूर भेजिए कश्मीर में, ताकि वो डेमोग्राफी को इक्वल कर सके। यानी एक चुनी हुई सरकार एक राज्य में डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर अपने वहां पे हिंदू आबादी को बसाना चाहती है, और वहीं उत्तराखंड में वो कह रहे हैं कि बिजनौर के, मुजफ्फरनगर के और सहारनपुर के जो सहारनपुर के जो हिंदू हैं उनको भी आने नहीं देंगे। तो यानी एक कुल मिला के एक दोगला आचरण है। और ये इस भूमि कानून में केवल एक नया शब्द जुड़ा है, सख्त। और वो सख्त कितना है, यानी मलाई इन्होंने अलग से निकाल कर परोस कर रख दी, और बाकी जो छाछ है उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ की भूमि है, या तो वो जंगल का क्षेत्र वन भूमि है, नंबर 2, या वो कृषि भूमि है। तीसरे नंबर पे जो आएगी वो नगर पंचायत और नगर निकाय की भूमि आएगी। तो नगर निकाय की भूमि इससे बाहर है, तो आखिर बचा क्या है? यही कानून पहले था, यही कानून अब है। आप, मुझे लगता नहीं संपत्ति बचाने बजाय संपत्ति बेचने में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। आपने तमाम तरीके बता दिए कि आप मछली पालन के नाम पर ले लो, आप मधुमक्खी पालन के नाम पर ले लो, आप स्कूल कॉलेज अस्पताल के नाम पर जमीन ले लो, और बाद में अस्पताल अपने आर्थिक संसाधन के लिए वो हाँ, प्लाट काट के बेच देगा और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए कुल मिला सरकार के- से हम क्या, उनका क्या रिएक्शन है। ठीक है आशीष जी, आप जवाब ले लेते हैं जपेन जी से। वैसे तो शांति प्रसाद जी के पास जाना चाहिए। शांति प्रसाद जी आप भी जवाब सुन लीजिए, ताकि फिर उसके बाद आते हैं आपके पास में जल्दी से सर। ऊपर देखिए कितनी तकलीफ हुई हमारे कांग्रेस के शास्त्री प्रवक्ता को। नहीं, इन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम ले दिया। आप कह रहे हैं ना डेमोग्राफिक चेंज, आशीष जी थोड़ा सा प्लीज जल्दी से उनको जवाब से सुनते हैं। की सरकार बिल्कुल कपूरत साबित हुई है। जपेन जी और आशीष जी प्लीज प्लीज दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी को नहीं सुन पा रहे हैं हम। ठीक है सर, ठीक है जपेन जी आएंगे आपके पास में। माफी सर, क्योंकि आप लोग समझेंगे नहीं, दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी की बात नहीं आ रही है। आपका बिस्तर बन जाएगा यहाँ से उत्तराखंड से। आशीष जी, अरे रुकिए तो, आशीष जी प्लीज शांत हो जाइए। आशीष जी ये गलत बात है ना, बीच में बोलने का। आप बोल रहे थे, जपेंद्र जी को बोलना था, उन्होंने उंगली उठाई, ना कि बोलने लग गए। टीवी पर बैठे सर, टेक्निकलिटीज को समझिए ना सर। प्लीज आशीष जी प्लीज शांत हो जाइए। आशीष जी गलत बात है सर, बीच में बोलने से समय बेकार जाता है, ना आपकी बात आती है ना जपेन जी की। प्लीज कोई बीच में नहीं बोलेगा। जपेन जी आप बोलिए। हमने गरिमा जी बड़ी शालीनता से कहा कि इन्होंने डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठाया कश्मीर का, और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बसा के वहां की डेमोग्राफिक चेंज करना चाहती है। भाई आपका मुस्लिम प्रेम जग जाहिर है, हम कब इनकार करते हैं, आपको मुबारक। लेकिन जो लाखों वहां से हिंदू परिवार उजाड़ दिए गए 89 में, 91 तक, 92 में आपकी केंद्र में सरकारें रहते हुए, तब आपको डेमोग्राफिक चेंज नहीं ध्यान आ रहा था कि वहां डेमोग्राफिक चेंज बदलने की कोशिश की जा रही है। हजारों लाखों परिवार दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए, और अपने घरों में जाने के लिए तरस के कत्ल कर दिए गए, गोलियों से छलनी कर दिए गए, लूट लिए गए, आबरू लूट ली गई। तब आपको शर्म नहीं आती है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य में इन सब चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, तो आपको जपेन जी अब देखिए जवाब, अभी पूरा जवाब नहीं, मुझे लगा आप उनकी बात पे कुछ बोलना चाहते। ठीक है जपेन जी ठीक है ठीक है आशीष जी हम लेंगे। शांति प्रसाद जी भी हैं, प्लीज शांति प्रसाद जी को सुन ले, फिर आशीष जी आपके पास ही आते। प्लीज शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? चर्चा फिर से शुरू हो गई है, पास किया गया। आशीष जी का कहना है कि वही कानून है, सिर्फ सख्त शब्द जोड़ दिया गया है। और दूसरा, विपक्ष के साथ साथ जनता भी इसे लचीला क्यों कह रही है आखिर? देखिए गरिमा जी, हम लोग संविधान के अधीन हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इससे बड़ा मजा क्या होगा, जो कहते हैं एक देश एक विधान एक संविधान, और उसी की सरकार उत्तराखंड के अंदर एक राज्य में दो कानून बना रही है। ये कैसा राज्य का कानून हो गया कि यूसीसी लागू होगा मगर चक्रोता नहीं होगा, जनजातियां नहीं होंगी, मगर उत्तराखंड में यूसीसी कानून सख्ती से लागू होगा। भू कानून सख्ती से लागू कर दिया, हरिद्वार उधम सिंह नगर नहीं होगा, और शहर के वो तमाम जमीनें जो नगर निगम के अंदर हैं उस पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। कोई भी बाहर का व्यक्ति 250 गज जमीन तो खरीद लेगा, उससे ज्यादा उसे नहीं खरीदना होगा, मगर वो 250 गज करके हजारों प्लॉट बेच दे किस गरीब आदमी से जमीन पैसा देकर, वो स्वीकार्य होगा। उसके बावजूद, और इसके बावजूद भी यदि कोई बाहर से व्यक्ति आकर उत्तराखंड में ऐश करना चाहे
तो वो पशुपालन, मधुपालन, भेड़ बकरी पालन के नाम पे 30 साल की लीज ले और दबा के उत्तराखंड की किसी भी जगह पर रहे। मुख्यमंत्री जी है ना बसाने के लिए। और चौथी बात, इस कानून में सबसे सरल तरीका है, अब प्लॉटिंग और जमीन बेचने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। प्रपोजल बनाओ, 100 बीघा 200 बीघा जमीन के लिए आप बताओ कि हम इस काम को यहाँ करने चाह रहे हैं, वो चाहे कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, या पशुपालन के नाम पर कोई जमीन चाहती हो, मुख्यमंत्री पे सीधा जाइए और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में सेटिंग गेटिंग के तहत सीधी जमीन आपको आवंटित कर दी जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री स्वतंत्र हैं और नगरीय क्षेत्र में कोई भी जमीन खरीद सकता है, हरिद्वार उधम सिंह नगर में जमीन कोई भी ले सकता है, ये कानून से बाहर है। और पहाड़ी क्षेत्र में 75% हम वन आच्छादित क्षेत्र में रहते हैं, तो पहाड़ में जमीन बची कहाँ है? कहने का मतलब है गरिमा, इससे बड़ा मजाक पहाड़ियों के साथ और क्या होगा, राज्यवासियों के साथ और क्या होगा कि हरिद्वार उधम सिंह नगर के गरीब की जमीन को जबरन लूटो, गुंडागर्दी से लूटो, और अगर कहीं दिक्कत आए तो सरकार बचाने में आगे आएगी। और पहाड़ के व्यक्तियों की जमीन, जैसे जैसे नगरों का, शहरों का और मेयर क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र बढ़ेगा, वहां की जमीन स्वतंत्र हो जाएगी। कहने का मतलब है, इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र में किसी सरकार के द्वारा नहीं उड़ाया जा सकता कि राज्य के अंदर 2-2 कानून बनाकर नगरीय क्षेत्र में संपदाओं को लुटाने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप किसी परियोजना के तहत जमीन खरीदना चाहते हो तो मुख्यमंत्री जी के पास आए, सेटिंग गेटिंग करें और सीधा जमीन आपके नाम आवंटित। ये मजाक उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ है, जबकि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। हम नेपाल चाइना से लगे हुए हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, गांव से पलायन रुक नहीं रहा है, सरकार की योजनाएं पहाड़ों पर चढ़ नहीं रही है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने जिस सख्त भू कानून पर मोहर लगाई है, हाँ। ये उत्तराखंडियत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। इसके आने वाले परिणाम आप देखेंगे, बहुत जल्दी उत्तराखंड की जनता भुगतेगी और जनता बड़े आंदोलन खड़े करेगी। ठीक है, अभी जपेन जी कुछ बोलना चाहते, जवाब लेते हैं। उत्तराखंड बना दिया जो लूट के अलावा कुछ नहीं है। यह सख्त भू कानून उत्तराखंडियत पे खतरा है। ठीक है जपेन जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको भी सुन लेंगे क्योंकि शांति प्रसाद जी ने बड़े सवाल उठाए। आशीष जी भी कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं, फिर आप दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। जपेन जी, आशीष जी को सुनते चलिए। आशीष जी बोलिए आप। देखिए, पहली चीज ये है कि जो इन्होंने कहा डेमोग्राफिक चेंज, जो शब्द आरएसएस की भाषा है, जो दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाती है उन लोगों के लिए जो दूसरे जगहों से आकर किसी और अन्य जगह पर रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने काम कारोबार के लिए कोई 10, 20, 30, 40, 50 और 100 साल से भी राज्य में या किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। वो हर राज्य के लोग हैं। अगर आपको डेमोग्राफिक चेंज पर आपत्ति है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के हर प्रवेश द्वार पर एक गेट लगा दीजिए और उत्तराखंड में बाहर से आकर रहने वाले लोग हैं वो उठाकर बाहर फेंक दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप बनाइए ना स्टेट असली, आप मुंह से बोलिए ना, ये थोड़ी ना कि आपकी सरकार कुछ और बोलती है बस और आप यहाँ पर कुछ और बोलने का काम करते हैं। आपके एजेंडे दोगले हैं, आप दोगली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप, मैं गरिमा जी, मुझे आपत्ति इसी बात पर है कि जिस चीज को ये मंच पर कह रहे हैं इनकी हिम्मत नहीं है इनका मुख्यमंत्री कह सके, इसीलिए मुझे आपत्ति होती है। इस मंच का इस्तेमाल गलत ढंग से करते हैं। दूसरे, इस सख्त कानून को जो बनाने की बात की है, ये कह रहे हैं सख्त कानून है। आप देखिए कि हरिद्वार और नगर निकाय की जमीन के अलावा अभी शांति प्रसाद भट्टी ने भी मार्क किया कि कितनी जमीन बचती है, यानी घोस्ट विलेज बचेंगे और कुछ दुर्गम क्षेत्र के गांव बचेंगे। आपने उत्तराखंड के अंदर माफियाओं को स्थापित करने का एक मजबूत चैनल स्थापित कर दिया है, करिए। और आप इस पर जवाब देने के बजाय आप जबरदस्ती मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे तो निश्चित रूप से मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है। अब बीजेपी के प्रवक्ता जपेन जी कुछ कह रहे हैं। जपेन जी आप बोलिए। शिकायतें बहुत हैं और कुछ बदलाव ना होने की बात उत्तराखंड के लिए खतरा बता दिया शांति प्रसाद जी ने। तो उससे पहले हम आशीष जी की बात का जवाब हाँ बिल्कुल। अगर कांग्रेस ने इतनी ईमानदारी से इन मुद्दों पे ध्यान दिया होता और इतनी ही राष्ट्र की चिंता होती तो लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या सीमाएं पार करके देश के अंदर ना आ गए होते। आज क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आज राजनीति का साधन थे।
इनके लिए वो कहाँ की बात कहाँ ले गए? देश की सुरक्षा आप से रोहिंग्या पर वो बहुत कानून ज्यादा तक रहिए ना सर, मुझे जपेंद्र जी। हाँ सर, मैं रोक रही हूँ, आशीष जी प्लीज। है। आशीष जी, सुनने का भी मादा रखिए भाई। आप जब बोलते हैं हम सुन लेते हैं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो या तो बोलने से पहले सोच के बोला करो कि मैं बोल क्या रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, और या फिर उसके बाद जवाब सुनने का मादा भी नहीं, रखा हमें पता नहीं होता ना, आप लोगों का भरोसा नहीं है ना कि तुरंत चल दोगे आप लोगों का भरोसा नहीं है ना, एक सिलेबस छोड़ के दूसरे सिलेबस से भाग जाओगे। देश के बॉर्डर्स को आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, प्लीज आशीष जी। तभी तो वो लाखों रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश के अंदर आगे आज क्यों नहीं आ रहे हैं? जपेन जी फिर आप बोलेंगे। आशीष जी भी अगर आपको वो रोक रहे हैं तो यही कहना, आप मुद्दे तक रहिए ना। अब आप इधर उधर की बात करेंगे, गलत चीज है। जपेन जी, आपसे ये उम्मीदें नहीं है, प्लीज। शांति जी की बात का जवाब दे देते हैं। शांति जी, हाँ, ना तो नगरों के अंदर उद्यान लगते हैं और ना नगरों के अंदर खेती की जमीनें। हाँ, अब नगर सीमा के अंदर अगर थोड़ी सी छूट दी जाती है तो वो एक संविधान के दायरे में ही दी जाती है, लेकिन नगरों से बाहर आपके अंदर, आपके अगर मन में ये मंशा है कि पर्वतीय जनपदों में नगरीय सीमाएं बढ़ा कर इस तरह की चीजें बिल्कुल निरंतर चलेंगी, तो ये सरकार के संज्ञान में भी है। ना तो इतनी जल्दी नगरीय सीमाएं बढ़ाई जा रही हैं और ना इतनी जल्दी किसी को छूट देके मनमानी करने की इजाजत दी जा रही है। जब कोई कानून बनता है, पॉलिसीज बनती हैं, तो उसके परिणामों को लेकर और उसके आगे आयामों को लेकर के कोई इसका मिसयूज ना कर दे, उन तथ्यों पे भी ध्यान दिया जाता है। तो निश्चिंत रहें, पर्वतीय जनपदों में 100% सीमाओं की रक्षा और वहां बाहरी व्यक्तियों के उद्यान और खेती के नाम कर जमीनों के दुरुपयोग को रोकने की जो आम उत्तराखंडी की मांग थी, उसे सरकार ने स्वीकार करा है और उसके ऊपर कानून बनाया। लेकिन आपको लाख शिकायतें हो सकती हैं, हमारा आपसे निवेदन यह है कि आपकी सभी शिकायतें सरकार के हमारे सर माथे पर, उनमें से जो अच्छी सुझाव हैं, अच्छी चीजें हैं, अच्छे बदलाव हैं, तो पहले भी सरकार उस तरफ बढ़ी है और भविष्य में भी बढ़ेगी। लेकिन आप अपनी सरकार पर भरोसा रखिए, सरकार जो पर्वतीय जनपदों के हित में अच्छा कर सकती है उससे बढ़कर अच्छा करने का प्रयास कर रही है और उसके परिणाम भी आप लोगों को भविष्य में नजर आएंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं भू कानून को लेकर, खास मेहमान लगातार बने हुए जपिन जी बोल चुके हैं। शांति प्रसाद जी कुछ कह रहे थे जपिन जी के जवाब में। शांति प्रसाद जी, जपिन जी का कहना है कि चीजें ठीक है। देखिए गरिमा, अभी हमारे पास आरटीआई से भी दस्तावेज नहीं आए, कहना ठीक नहीं होगा, मगर मैं आपको जानकारी दे दूं, मुख्यमंत्री कार्यालय में दलाल सक्रिय हो चुके हैं और बड़ी बड़ी भूमियां जो पहाड़ों में हैं वो लीज पर लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं और बड़े धड़ल्ले से दलालों के माध्यम से उन जमीनों को लीज पे दिया जा रहा है। कहने का मतलब है इस राज्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई ईमानदारी दिख नहीं रही है कागजों में। यदि दिख रही होती तो जो भू कानून उत्तराखंड की जनता मांग रही है उस कानून में एक कहीं प्रावधान नहीं है। हमारा ये कहना है गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि के बीच में रहने वाले तमाम किसानों की जमीनों को संरक्षित किया जाए और अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना भी है तो कम से कम वहां के जो किसानों की सहमति भी चाहिए। ऐसा ना हो किसान बेच के मजदूर बन जाए और उसके किसान की भूमि सस्ते दामों पे खरीद के दलाल अरबों रुपए की बाहर में बेच के और बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को यहाँ पर स्थापित कर दे। तो यहाँ का जो मूल है उसका तो कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा है। इस भू कानून में कैसे स्वीकार किया जा सकता है एक राज्य के अंदर दो कानून? हरिद्वार उधम सिंह नगर में नहीं लगेगा और पहाड़ में लगेगा। पहाड़ में लगेगा तो वहां मुख्यमंत्री चाहे किसी को भी 30 साल की लीज दे दे, बस वो प्रोजेक्ट बता दे कि उसको बिजली पानी के लिए क्या काम किसकी चीज की जरूरत है, पशुपालन के लिए, मधुपालन के लिए। कहने का मतलब है
शहरों में तो आपने भू माफिया सक्रिय कर ही दिए हैं। अब 250 गज का प्लॉट अगर किसी को बिकना बेचना है तो उसने किसान से पैसा लिया और 250 की रजिस्ट्री सबको कर दी। भू माफिया तो आज भी वही काम कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी को दिख नहीं रहा है? एक ही परिवार के 20 आदमी जमीन खरीद रहे हैं उत्तराखंड में, धड़ल्ले से बिक रही है। बस दुर्भाग्य ये है कि जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, और जब कभी फंसते हो तो लग जाओ हिंदू मुस्लिम पे। मैं पूछना चाहता हूं आप ही के माध्यम से गरिमा जी कि यदि उत्तराखंड में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेकार है? वो बता नहीं पा रही है कि कौन बाहर से आके बस रहे हैं और कौन बसा रहा है। यहाँ का मुसलमान बाहर के मुसलमानों से आज प्रताड़ित है। उसको लगता है कि उसकी जमीन, उसका सुविधाएं सारी छिन रही हैं और बाहर वाले पनप रहे हैं। पासवान जैसे लोग यहाँ मेयर बन रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है यहाँ की खूबसूरती के ऊपर हमला, और कौन है जो वोट के लिए इनको बसा रहा है? कल की खबर है एक पासवान जो है यहाँ के पहाड़ की लड़की को लेके फरार हो गया। आप क्या देख रहे हो? आप खुद बाहर वालों को बसा रहे हो और उत्तराखंड के अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर घोलकर आप सोचते हो कि लंबे समय तक उत्तराखंड की आंख में धूल झोंकेंगे। आपका यूसीसी कानून सनातन धर्म पर हमला था, है और रहेगा। इसके गंभीर परिणाम धीरे धीरे जनता के बीच में आने लगे। देवभूमि के अंदर बताओ 1 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गया यूसीसी में। कौन लोग करा रहे वो यूसीसी रजिस्ट्रेशन? वही लोग जो उत्तराखंड की बेहद कीमती जमीनों पर बुरी नजर लगाए हुए हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के चोर दरवाजे से इस काम को करने पे लगे हैं। और भू कानून ये बाहर के लोगों को उत्तराखंड में लीगल रूप से बसाने की तैयारी भाजपा की है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम इसका सख्त विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है भू कानून में यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उत्तराखंड की जमीनों को बचाने के लिए सख्त भू कानून में सख्त प्रावधान हो। ये उधम सिंह नगर से लेकर शहरों की जमीनों पर जो गिद्ध नजर भाजपा ने रखी है, इसे खत्म किया जाए। ये प्रावधान राज्य के लिए घातक है। यहाँ जनसंख्या विस्फोट होगा, बाहर के लोग उत्तराखंड के लिए खतरा पैदा करेंगे और ये खतरा पैदा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसकी दोषी कहलाई जाएगी। जी गरिमा। ठीक है, शिव प्रसाद सिंहवाल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। शिव प्रसाद जी, सख्त भू कानून हो गया है। पहले कह रहे हैं भू कानून था, क्योंकि दोबारा से आशीष जी का कहना सिर्फ इसे पास कर दिया गया और एक शब्द जोड़ दिया गया सख्त। जतिन जी अब आएंगे, देखिए अभी शिव प्रसाद जी जुड़े, उनको सुन लेते हैं फिर आपके पास आएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या बड़ा बदलाव हुआ है, मजबूती मिली क्या? क्योंकि विपक्ष तो लचीला कह रहा है, प्रदेश की जनता भी कह रही है। जी बिल्कुल, वाकई लचीला है और जैसे कि बताया जा रहा है और जैसी अपेक्षा है, जैसे सरकार बता रही है और जैसी जनता की अपेक्षा थी, दोनों ही एक तरीके से फेल हैं। ना तो जनता की अपेक्षाएं फेल पूरी हो पाई जो भू कानून को लेकर के थी, और ना ही ये वैसा भू कानून है जैसे इसको सरकार और उसके नुमाइंदे बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है, हमारे पास इस बात के बड़े पूरे जितने 13 के 13 जिलों में जितनी जमीनों की खरीद में अनुमतियों का जो उल्लंघन हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास आरटीआई में मौजूद है, मेरे टेबल पे है। किस तरीके से जो लचीला भू कानून बना भी है, उसमें भी ये सशक्त इस वे में कह सकते हो इसे कि अब तक का जो भू कानून जो अभी तक था, जो त्रिवेंद्र जी ने खत्म कर दिया था, उससे थोड़ा सा मजबूत भू कानून है। लेकिन जो जनता की अपेक्षाएं थी वैसा भू कानून नहीं है। हम लोग चाहते थे कि भाई ये पर्वतीय राज्य बनाया गया है और यहाँ पे ऐसा भू कानून होना चाहिए जैसा कम से कम जौनसार में है। वहां पे बाहर का आदमी जमीनें नहीं खरीद सकता जौनसार में। ऐसा हम लोग चाह रहे थे कि पूरे प्रदेश में ऐसा भू कानून लागू हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये हो नहीं पाया और इसकी प्रयास जनता की ओर से और जितने भी हमारे विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनकी ओर से लगातार जारी हैं। और मुझे उम्मीद है कि भाजपा भी जब विपक्ष में आएगी तो हमारे साथ ही खड़े होकर मजबूत भू कानून की पैरवी करेगी कि और मजबूत होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है मैम कि जो भू कानून जैसा बना भी है, सरकार में शामिल अधिकारी ही सबसे बड़े भूमाफिया बने हुए। मेरे पास इसके दस्तावेजी सबूत है। मेरे पास एक, मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके एक आईएएस के कागज हैं, वरुण चौधरी। इसने भाई ने 8 करोड़ की जमीन 56 करोड़ रुपए में सरकार को बिकवा दी। पहले लैंड का
लैंड यूज चेंज किया और 1 महीने के अंदर अंदर लैंड यूज चेंज किया और फिर उसे महंगे दामों पे खरीदवा दी लैंड बैंक बनाने के लिए सरकार से ही। आप बताइए कितना बड़ा गोलमाल है जो सरकार का एक आईएएस अधिकारी इस तरीके की घटनाक्रम कर रहा है। बीजेपी ने जो ऑफिस अभी रिंग रोड पे ऑफिस के लिए जो जमीन खरीदी थी 10 बीघा चाय बागान की जमीन, वो किसने बेची? सरकार में जो संगठन में शामिल वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन्होंने ही वो भूमाफिया बने हुए, उन्होंने ही भाजपा को भी चपत लगा दी। भाजपा को लाखों रुपए करोड़ों रुपए की कीमत में जो है एक फर्जी जमीन जो सरकार की जमीन थी, सरकार की जमीन वापस भाजपा संगठन को बेच दी। भाई ये तो सरकार को चूना लगा रहे हैं इनके अधिकारी, भाजपा के जो वरिष्ठ अधिकारी। मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, इस बात के कोई डिनाई नहीं कर सकते। हमारे जो जपेंद्र जी हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को डिनाई नहीं करेंगे। अब जब हमने इस पे आवाज उठाई कि भाई भाजपा को तो भाजपा के लोगों ने चूना लगा दिया, तो तब इस पे जांच बैठी। और इसमें मजेदार बात कि तत्कालीन जो एसडीएम सदर थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साहब तहसीलदार और पटवारी स्तर के जो अधिकारी हैं वो भूमाफिया से मिले हुए हैं। मेरे पास उसकी रिपोर्ट है। जब सरकार में शामिल अधिकारी भूमाफिया बने हुए हैं, भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, सरकार की जमीनें खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, यहां तक कि भाजपा को ही चपत लगा दी। और उसके बावजूद भी भू कानून पे क्या कार्रवाई करोगे आप यार? जब भाजपा ने अपनी जमीन, जो भाजपा को सरकारी जमीन भेड़ी गई, अभी भी रिंग रोड पे ही है वो जमीन पड़ी हुई, जब वो अभी तक सरकार में निहित नहीं हुई, भाजपा ने अभी तक उस पे से अपना कब्जा नहीं छोड़ा, भाजपा ने ये स्वीकार नहीं किया कि हाँ जी ये सरकारी जमीन है, अब गलती हो गई हमसे। कहो जपेंद्र भाई को मैं बोलता हूँ कि यही चैनल पे बोलो कि वो जमीन सही है कि गलत है। अगर सही है तो उस पर ऑफिस क्यों नहीं बन रहा है, और अगर वो जमीन गलत है तो वापस सरकार में क्यों नहीं शामिल करी आपने जमीन? जवाब दो इस बात का। जो आईएएस है वरुण चौधरी, उसने देखो हरिद्वार में 8 करोड़ की जमीन और सरकार को 58 करोड़ रुपए में वापस खरीदवा दी यार भूमाफियाओं से। क्या मजाक चल रहा है ये? बताइए जपेंद्र भाई, आप उंगली उठा रहे हैं, बताइए। ठीक है जपेंद्र जी। देखिए आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए और आपके आरोपों में ही आपका जवाब है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी विवादित या इस तरह की जमीनों पर कार्यालय बनाने के हमेशा विरोध में रही है, इसीलिए आज तक वहां कार्यालय नहीं बना। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर कार्यालय नहीं बना है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने आपको जमीन भेज दी? जवाब तो सुनिए, जवाब तो वही तो कह रहा हूँ, उनके खिलाफ क्या आप तो बोलो, जवाब तो आप सुनिए ना। हाँ बोलिए जपेंद्र जी बोलिए। हाँ कुमार भाई बताओ, हमारा जवाब सुनिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय आज भी बलबीर रोड पे ही है, बलबीर रोड से कहीं नहीं गया है। दूसरी तरफ भूमाफिया या अपराधी, इनका ना तो कोई दल होता है, ना कोई इनका संगठन होता है, ना इनका कोई रिश्तेदार होता है। अगर कहीं किसी ने अपराध करा तो निश्चित तौर पर उसे वो भुगतना पड़ेगा। आज जो लोग भी चाहे किसी भी दल में हो, आपके भी आसपास 2 4 5 लोग ऐसे होंगे, लेकिन जब ऐसे लोग चिन्हित हो जाते हैं, एक तो अनजाने में की गई भूल, अनजाने में हुई भूल की माफी होती है, जानबूझकर किए गए अपराध की कोई माफी नहीं होती। और आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी किसी भी इस तरह के कृत्य को स्वीकार नहीं करती है, ना ऐसे लोगों को स्वीकार करती है। अगर कोई सरकारी भूमि है तो वही है, सरकार के ही पास है, भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अगर लोगों को सीख देते हैं, सिखाते हैं, हम सख्त भू कानून की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको कहीं लगता है कि वो लचीला है, तो उसके ऊपर भी निश्चित तौर पर पॉइंट्स आउट किया जाता है चीजों को। तो आप निश्चित रहें, जो पूर्ववर्ती सरकारों से जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को दोहराना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का या संगठन का काम नहीं है। उनमें सुधार की दृष्टि से, उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने की दृष्टि से, पर्वतीय राज्यों की संस्कृति, अस्मिता और भूमि को सुरक्षित रखने की दिशा में जो प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं, वो प्रयास निरंतर भविष्य में भी जारी रहेंगे। कहीं कोई कमियां हैं तो आप लोगों के सुझावों का पहले भी स्वागत किया है, भविष्य में भी स्वागत किया जाएगा। ठीक है आशीष जी, सुझावों का स्वागत है, लेकिन अभी फिलहाल जो राय है वो सही नहीं लग रही। जी देखिए, वैसे तो अभी डिबेट में अभी हमारे पास 20 मिनट बचे ही है, लेकिन असली स्थिति यही है कि इस कानून पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसका कारण है, अभी सेमवाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि आपने वहां कार्यालय नहीं बनाया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने कार्रवाई क्या की?
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो बहुत ईमानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, एक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, जीरो टॉलरेंस है। मतलब ये इस तरह की बात ऐसी लगती है कि रंगे हाथ पकड़े जाते हैं और फिर भी बड़ी बचकानी बातें होती हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। उत्तराखंड राज्य में आप भारत में उत्तराखंड में आप पूर्ण बहुमत की सरकार है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप बाहर के आदमी को यहाँ रहने के पक्ष में हैं अथवा नहीं है? यदि आप नहीं है तो ये बात आप मुख्यमंत्री से कहलवाइए, प्रधानमंत्री से कहलवाइए और उत्तराखंड में गेट लगाकर बंद कर दीजिए। मैं तो उत्तराखंड का मूल नागरिक हूँ, मेरा गांव भी उत्तराखंड में आता है, मुझे कोई टेंशन है नहीं। अब आप आएंगे चाहते जतिन जी, हैं तो आएंगे। मुझे कहें। लेकिन क्या है गरिमा जी, ये बाहर जाके कुछ और बोलेंगे, मीडिया डिबेट में कुछ और बोलेंगे, और जब ये भूमि माफियाओं को अंदर लाते हैं तभी कुछ और बोलते हैं। हम तो इस बात से परेशान है कि बाहर से यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी उत्तराखंड में आएगा तो उत्तराखंड के राज्य के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। हम उस रिस्क से बचना चाह रहे हैं। ये लोग उनको माफियाओं के रूप में यहाँ लाकर बसा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई उदाहरण दूंगा, अमरमणि त्रिका, उत्तराखंड में कितना जबरदस्त रुतबा है। लॉकडाउन के समय में भी उन्हें गाड़ियों का काफिला सलूट के साथ, सरकारी सलूट के साथ निकला, लेकिन कोई शर्म बीजेपी के लोगों को है नहीं। मैं अब भी कह रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर ये जो कानून आया, एक और अधिक सख्त कानून, जिसमें बाहर के लोग, जब तक कि वो कार अगर वाला हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ या मधुमक्खी पालन का प्लांट लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ भाई वो प्लांट? क्या मेरे उत्तराखंड के नागरिकों के पास वो क्षमता, वो कैलिबर, वो योग्यता नहीं है? क्या सरकार के पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं है? हम भी लगा सकते हैं, उसके लिए बाहर का आदमी जरूरी है। क्या आपकी सरकार के पास फंड नहीं है कि उनको फंड देकर सहयोग कर सके? मैं कह रहा हूँ शांति प्रसाद भट्टी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता का नाम ले दीजिए, वो लगाएगा यहाँ पे मधुमक्खी का प्लांट। ज्यादा से ज्यादा घाटा ही होगा ना, लॉस होगा ना, 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए का होने दीजिए, माफ कर दीजिएगा आप लोग। जब 11.5 लाख करोड़ रुपए आप बड़े उद्योगपतियों को माफ कर सकते हैं जो आपके चंदा देने वाले हैं, तो भाई आप उत्तराखंड के जो योग्य और मजबूत जो लोग हैं उनको लोन दीजिए और उनको माफ करने की हिम्मत भी रखिए। यदि बिजनेस में कोई कमी या घाटा भी हुआ तो माफ करिए, लेकिन उत्तराखंड में उत्पादन को बढ़ाने का काम कीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को ध्यान दीजिए। होटल खोलेगा तो हमारे राज्य का नागरिक खोलेगा, और यदि निवेश की जरूरत होगी तो राज्य के नागरिक की 51% भागीदारी होनी चाहिए। आपके प्रधानमंत्री अभी सऊदी अरब घूम रहे थे जब पहलगाम अटैक हुआ, तो जरा पता करके आइए ना कि वहां पर क्या पॉलिसी बाहर के व्यापारियों के लिए अपनाई जाती है और क्यों दुनिया भर के निवेशनशील और एक शांति प्रिय राज्य नहीं बनाना चाहते। आप केवल उत्तराखंड को एक अंडे देने वाली मुर्गी समझते हैं जिसका पेट आप आज ही फाड़ डालना चाह रहे हैं। अरे भाई, उत्तराखंड की उत्पादन क्षमता को बढ़ाइए। उत्पादन में आयुष ग्राम भी है, उत्पादन में यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी है, उनके सौंदर्यीकरण पर ध्यान दीजिए। अभी तीर्थयात्री आ रहे हैं, तीर्थयात्री कैसे हमारे टूरिस्ट बने, ये भी तो कोशिश कीजिए कि आज आप ठीक है बद्रीनाथ केदारनाथ घूमने आए, कल को लैंसडाउन से लेकर हर्षिल तक की पहाड़ियों को देखने के लिए भी आए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, कारोबार मिले। आप लोग भूमि कानून के नाम पर केवल माफियाओं की चर्चागिरी कर रहे हैं। आपत्ति केवल इस बात पर है, आपका कानून आपने तमाम महीनों तक भल्ला बचा के रखा कि सख्त कानून। कई बार तो गरिमा जी मैं डर जाता था कितना सख्त कानून आएगा, लेकिन बाद में पता लगा खोदा पहाड़ों निकली चुइयां। और आज स्थिति यह है कि आज भाजपा से सवाल करो तो यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री, और जरा कठिन से सवाल कर दो तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी। इनसे 5-12 दिन हो चुके हैं, पहलगाम अटैक पर तो कुछ हुआ नहीं है। अभी अमित शाह जी का बिहार की रैली से बयान आ रहा है कि बिहार चुनाव से पहले एक्शन लेंगे। क्यों लेंगे आप बिहार चुनाव से पहले एक्शन? इसका मतलब इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं मुझे तो कुछ षड्यंत्र की बू आने लगी है देश के गृह मंत्री का बयान सुनते हुए। यानी वो जो आतंकवादी है वो आपकी इंतजार करेंगे कि जब बिहार चुनाव होगा तब आप उन पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीजें बड़ी अस्थिर है। तमाम तरह के बॉर्डर से जुड़ा हुआ राज्य जो आज अपने राज्य में अपने लोगों की कमाई बढ़ाने के लिए, उनके रोजगार, उनके कारोबार के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष में मदद करने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बाहर के लोग आए, बलात्कारी मानसिकता के लोग, कहीं वनांतरा रिजॉर्ट खोले, किसी अंकिता भंडारी का बलात्कार करें और आपकी पार्टी 50 करोड़ रुपए उसके सगे भाई को एक आयुष क्लस्टर बनाने के लिए कर्ज के रूप में दे, बाद में प्लांट भी उसे सौंप दे और फिर उत्तराखंड में दवाइयां बनाने का ठेका भी उसे दे दे। और आप यहाँ कहेंगे अंकिता भंडारी पे तो बहुत कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज है। मुख्यमंत्री जी तो अपने गार्डन में बैठ के रील बनवाते रहते हैं, बताओ क्या करेंगे? अब बताओ मुख्यमंत्री जी सुंदर है, इसका मत छोड़ना कि ठीक है जतिन जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जतिन जी, अब प्लीज आशीष जी आपकी बात देखिए, उन्होंने पूरी तरीके से सुनी है। आपको जो भी आपत्ति हो बाद में बोलेगा, उनको सुन लीजिएगा पहले। जतिन जी बोलिए।
2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरह से आम उत्तराखंड वासी को पर्वतीय जनपदों में रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए गए, वो भी बहुत तरह की योजनाएं आई जो लॉकडाउन में शुरू हो गई। एक, ताकि लोग जो वापस जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन की दृष्टि से सरकार ने योजनाएं बनाई। धीरे धीरे उन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़े। होम स्टे जैसी एक छोटी सी योजनाओं को इतना बड़ा आकार देके आज पर्वतीय जनपदों में उसे एक लोकप्रिय योजना और छोटे छोटे क्षेत्रों में भी रोजगार के साधन से परिवारों को जोड़ने का जो प्रयास किया गया वो सफल होता हुआ दिख रहा है। योजनाएं बहुत आती हैं, भविष्य में भी आनी है। भारतीय जनता पार्टी 17 से लेके आज 25 हो गया। आज 8 सालों के अंदर जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से पर्वतीय जनपदों में आम उत्तराखंड वासी को रोजगार से जोड़ने और उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और जो इतना अच्छा भाषण हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने दिया, कहां से शुरू हुए थे, कहां पहलगाम तक चले गए, तो अगर ये इतने अच्छे सुझाव इन्होंने अपने कांग्रेस की सरकारों के समय अपने सरकारों को, नेताओं को दिए होते तो आज ये स्थिति थोड़ी ना आती, जिसे सुधारने में भारतीय जनता पार्टी को अथक प्रयासों के माध्यम से आज प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में देश में स्थापित किया गया कि जो राष्ट्रीय खेलों की यहाँ कर्म भूमि बना। ये कांग्रेस भी तो कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, कांग्रेस को सिर्फ बातें बनाना आता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, निश्चित तौर पर इस प्रदेश को अग्रणीय राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कामयाब होती हुई दिख रही है। हमारे सेमवाल जी हैं, शांति जी हैं, ठीक है, एक रीजनल पार्टियों का एक जो दायित्व होता है, एक जो उनकी जिम्मेवारी होती है, उसे ये पूरा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इन्हें इनके सुझावों पर, इनकी पीड़ा पर, इनके बातों पे ध्यान नहीं देते। इनके वक्तव्यों में से ही जो अच्छी चीजें निकलती हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड के हित के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सब उत्तराखंड के हित में काम कर रहे हैं। अगर शांति आवाज उठाते हैं तो उत्तराखंड के हित में आवाज उठाते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी बोलेंगे तो प्रदेश की पीड़ा पे बोलेंगे, तो उन पे ध्यान दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। कम से कम इन दोनों दलों में जो एक दोनों क्षेत्रीय दल हैं, ये कांग्रेस की तरह ओछी राजनीति से तो बच के रहते हैं, ये भी देखने में आता है। और दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के साथी भाई अपना चरित्र बदलिए। बढ़ते उत्तराखंड को, फलते फूलते उत्तराखंड को, उत्तराखंडियत की अस्मिता और उसके स्वरूप को बचाने की दृष्टि से, ठीक है आपने पहले कुछ नहीं किया तो, लेकिन अब भी सार्थक प्रयास कर दीजिए। हो सकता है कि देवभूमि आपको माफ कर दे, देवभूमि की जनता आपको माफ कर दे। आरोप सरकार पे लगते हैं, हम सभी आरोपों को स्वीकार करते हैं, और उन आरोपों में से ही बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें दूर करने का निरंतर प्रयास जारी रहता है और उस प्रयास का असर भी नजर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से ये निश्चित तौर पर हम अपने साथियों को भरोसा दिलाते हैं, उसमें हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी हैं, कि हम राजनीति से इतर उत्तराखंडियत को जीने का प्रयास करें और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों और उनके विकास और मैदानी जिलों के विकास की दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से जितना संभव हो पा रहा है उतना करने का प्रयास किया जाता है। और उसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ राजनीति के माध्यम से ही राजनीति नहीं, लेकिन जपेन जी देखिए, सभी विपक्षों को शिकायत है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक लिहाज से नहीं होगी। ठीक है, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी के हमारे साथ में शांति प्रसाद जी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, कुछ जगहों को छोड़ दिया गया है, कानून के दायरे के बाहर रखा गया, क्या वजह है? इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, यही वो सवाल है जो जनता सरकार से पूछ रही है कि जब एक राज्य है और आप कहते हो एक राज्य में एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, तो आप ये दोहरा चरित्र उस राज्य में क्यों कर रहे हो? खाली आपने जमीन पे नहीं किया, आपने यूसीसी में भी कर दिया। अब आप देख लीजिए, इसी डिबेट में बात दूध की तरह बाहर साफ हो गई कि भाजपा को ही, भाजपा वालों ने सरकारी जमीन बेच के चूना लगा दिया। क्या हुआ उस पर? टाई फिश। इसी डिबेट में बात निकल कर आ रही है कि एक सचिव ने हरिद्वार में 8 करोड़ की जमीन 56 करोड़ में सरकार को बेच दी। सरकार का मामला संज्ञान में आया, क्या हुआ? टाई फिश। इसी डिबेट में बात निकल कर आ रही है कि पशुपालन की छूट बाहर वाले को क्यों, लोकल को क्यों नहीं? भाई गुरुकुल नर्सन के व्यक्ति को क्यों नहीं? ऐसा सरकार क्यों कह रही है कि बाहर का कोई व्यक्ति आएगा उसको हम जो है 30 साल की लीज पे देंगे और इस काम के लिए देंगे?
अरे भाई यहाँ पर लोकल आदमियों को स्वरोजगार से क्यों नहीं जोड़ते? अगर इसके आप मूल में जाएंगे तो भाजपा भू माफियाओं से, खनन माफियाओं से, शराब माफियाओं से, रोजगार माफियाओं से घिरी हुई है। यही कारण है कि इनके शासनकाल में नौकरियां भी बिक रही हैं, संसाधन भी बिक रहे हैं और उत्तराखंड भी पूरी खतरे में आ चुकी है। अब जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए यहाँ का मूल निवासी कह रहा सख्त भू कानून, ये कानून ऐसा ले आए कि वो कानून कम, लूट का अड्डा ज्यादा दिख रहा है उसमें। मुख्यमंत्री जी भू माफिया बनते हुए दिख रहे हैं उसमें, और दलाल जो हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में घूमते हुए दिखेंगे इस कानून के बाद, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर जमीनों की लूट बाहर वालों ने ही करनी है, पहाड़ का व्यक्ति तो करेगा नहीं, उसको तो अपने राज्य में ईमानदारी से काम करना है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की हर नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इनसे जवाब नहीं बन पा रहा है। इसी डिबेट में जो बातें हुई हैं उसका कोई उत्तर भाजपा नहीं दे पा रही है। यह बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में आ चुका है और उसका लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी होगी। आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम भी जनता के सामने आएंगे और इनके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा होगा। तब इनको समझ में आएगा कि आखिर झूठ और जुमलों से ज्यादा लंबे समय तक राज्य को नहीं लूटा जा सकता। आपने राज्य के अस्तित्व को खतरे में डाला है, उसके दुष्परिणाम इनको 27 में भुगतने पड़ेंगे। जी गरिमा जी। ठीक है सेमवाल साहब, जिन जगहों को छोड़ दिया गया, हाँ जब आएंगे अब अंतिम प्रतिक्रिया हम लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले बाकी लोगों को सुन लीजिए। शिव प्रसाद जी, जिन जगहों को छोड़ दिया गया उन जगहों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मतलब किन जगहों को? मतलब जैसे हरिद्वार, जैसे उधम सिंह नगर कानून के दायरे से बाहर है, ऐसा क्यों? ये वाकई गलत है भाई। हाँ। गांव तो वहां भी है, ऐसा तो है नहीं कि वहां सारा ही शहरी क्षेत्र है। तो अगर ये लॉजिक है कि साहब शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा तो ठीक है, शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भी तो गांव हैं, उन गांवों को क्यों छोड़ा गया? ये गलत बात है। और अगर आप बोलोगे कि ये मैदान है वो पहाड़ है, तो भी पहाड़ मैदान तो भाजपा ही कर रही है, सरकार ही कर रही है, फिर पहाड़ मैदान के आधार पर भेदभाव। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो सरकार के पास, जतिंदर भाई मैं आपको भी एक सुझाव दे रहा हूँ। देखो मैम, ये बड़ी ईमानदारी से बात कहना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार के पास जमीनों से संबंधित कानून बनाने के अवसर बहुत सीमित है। वो जमीन केंद्र सरकार का विषय होता है, बहुत सीमित हाथ खुले हैं सरकार के। सरकार के हाथ खुले होते हैं केवल कृषि भूमि पे, वो कानून बना सकती है। लेकिन हिमाचल ने जहां इस कानून में इस सुविधा का बहुत फायदा उठाया और उसकी बहुत सारी जमीनें कृषि भूमि के नाम पे उन्होंने एक सशक्त भू कानून बनाया। ऐसा सरकार चाहती तो यहाँ भी कर सकती थी, लेकिन सरकार ने तो जो हाथ में था वो भी खुले हाथों से लुटा दिया। मुझे लगता है कि अगर सरकार के पास जमीनें संरक्षित रहती, देखो एक और तो लॉजिक ये है मैम कि एक जमीन का टुकड़ा है, वो जितनी बार बिके उतना ज्यादा राजस्व सरकार के पास आएगा और जमीन की जमीन अपनी जगह पे रहेगी, इस पे कोई दुराई। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है कि जब जिस राज्य को संरक्षण की जरूरत है, अगर उस राज्य के हाथ से सारी जमीनें निकल जाएंगी तो जो वहां का मूल निवासी है उसके पांव तले खिसक जाएगी जमीन, उसके पास उसके खरीद सीमा से जमीनें बाहर हो जाएंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम में ये राज्य नहीं है विकास की, आर्थिकी की, इसीलिए तो ये राज्य अलग बनाया गया था। और अभी कुछ समय तक 90:10 के रेशो में इस राज्य को आर्थिक सहायताएं मिलती थी और बहुत सारी योजनाओं में अभी भी 90:10 के अनुपात में योजनाओं में सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि ये पिछड़ा राज्य है, पर्वतीय राज्य है। तो यहाँ पर पर्वतीय राज्य, इसका अधिकांश जो इलाका है वो पर्वतीय है। ये लगा लो कि 50% 65% के आसपास यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो उसका तो उपयोग कर नहीं सकती। सरकार के पास अपनी योजनाओं के लिए भी थोड़ी बहुत जमीन थी जो कृषि जमीन थी। अब सरकार जब उसको भी बेचने की छूट दे देगी, मुझे लगता है कि सरकार को फिर अपने उद्योग धंधे लगाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। अभी जैसे TLDC को दूसरी जगह पे एक प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, वो एक अच्छी बात है भाई, एक्सपेंशन होना चाहिए कंपनियों का, लेकिन ये मजबूरी ना बन जाए कहीं सरकार की। आज की डेट में जब सरकार के पास अगर DM को चिट्ठी लिखो कि भाई केंद्र सरकार का एक बड़ा उपक्रम यहाँ पे खुलना है, कहाँ पे है जमीन, तो जिले की सरकारें, जिला अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं वापस कि साहब हमारे पास कोई जमीन नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े केंद्रीय संस्थान यहाँ पे खुलने की कई बार योजनाएं आई और वो वापस दूसरे राज्यों में चली गई, सिर्फ इसलिए कि जिलाधिकारी देहरादून, जिलाधिकारी राणा, इन्होंने साफ लिख के दे दिया कि हमारे पास जमीनें नहीं है। और जमीनें क्यों नहीं है मैडम? इन्होंने 200 बीघा जमीन राजनाथ जी की संस्था को दे दी, 200 बीघा जमीन आडवाणी की संस्था को दे दी फ्री फंड में। जिन्होंने 1000 बीघा जमीन कब्जाई, एक दूधिया बाबा ने, उसको 1000 बीघा जमीन इन्होंने 1 रुपए में लीज कर दी।
अगर ऐसे लुटा दोगे फ्री फंड में जमीनें, तो फिर सरकार के जो अपने प्रोजेक्ट हैं, जो विकास की योजनाओं के लिए जो संस्थान यहाँ पे बनने हैं, उनके लिए खुद जिलाधिकारी को देखना पड़ेगा कि हमारे पास नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो छोटी मोटी जमीनें बची हैं, एग्रीकल्चर की जमीनें बची हैं, आज ही सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है, बचा के रखो, भविष्य बहुत बड़ा है और भविष्य की संभावना है। ठीक है, जल्दी से एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया जपेन जी की, बहुत छोटी सी सर, क्लोजिंग टाइम है। ये शंकाएं निराधार हैं। इस कानून के माध्यम से भूमि को लेकिन सर ऐसा क्यों? आप जब एक देश एक कानून की बात हर जगह पर करते हैं तो कुछ जगहों को क्यों आखिर छोड़ा गया? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, सभी ने उठाए। सिर्फ नगरीय क्षेत्र और वो भी जिला देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कृषि भूमि के लिए उसी तरह से इजाजत लेनी पड़ेगी। कृषि भूमि को अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। जो कृषि का खतरा है, वो कृषि का खसरा जो है कृषि के उपयोग में ही आएगा। सरकार का पूरा उस पर नियंत्रण है। अब जो पर्वतीय जिलों की अभी हमारे दोनों साथियों ने आवाज उठाई, तो निश्चित तौर पर आप निश्चित रहें, इस भू कानून के बाद सरकार की योजना का ये हिस्सा है कि पर्वतीय जनपदों में लगने वाले उद्योगों में, और चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, उसमें स्थानीय नागरिकों की भागीदारी कैसे रहे, उन्हें किस तरह से ट्रेन किया जाए, वो किस तरह से अपने अपने क्षेत्रों में रोजगार को जोड़ के आगे बढ़े, और वो बाहरी इन्वेस्टर की जगह हमारे प्रदेश के ही इन्वेस्टर इन प्रदेश के संसाधनों को आगे बढ़ाएं। ये सरकार की योजना में शामिल है और भविष्य में हम बार बार कह रहे हैं कि भविष्य में आपको इसका असर नजर आएगा और वो स्थानीय लोगों के माध्यम से ही ये योजनाएं आगे बढ़नी। ठीक है, देखिए सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर कोई कानून लेकर आया गया है तो मुझे लगता है उस पर विपक्ष या आम जनता जो कह रही है उन बातों को भी ध्यान देना चाहिए। और किसी भी चीज़ पर जब हमने खुद कहा है तो उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अभी जिन चीज़ों को आपने छोड़ा उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और जनता सवाल उठा रही है, तो उन पर भी विचार जरूर करना चाहिए। वक्त की कमी, अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। शुक्र सभी मेहमानों के साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। विपक्ष ने भू कानून को लचीला बताया और कहना है कि जिन जगहों को छोड़ा गया, आखिर क्यों छोड़ा गया? जबकि सरकार एक देश एक कानून की बात करती है, तो भला एक प्रदेश में एक कानून कुछ जगहों पर क्यों लागू नहीं होगा? देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।